नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 में। आज दोस्तों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। इससे पहले हम लोगों ने सघोष, अघोष, उसके बाद वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, संघर्षी क्या है, स्पर्श संघर्षी क्या है, नासिक्य क्या है, लुंठित क्या है, पार्श्विक क्या है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट अवेटेड टॉपिक उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को किन किन भागों में बांटा गया है और उनका उच्चारण स्थान क्या है, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर हमने लिखा है वर्णों का, और आप जानते हैं कि वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो जो भी हम लोग वर्गीकरण उच्चारण स्थान का पढ़ेंगे उसमें स्वर और व्यंजन दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उच्चारण स्थान पढ़ने से पहले मैं पीछे एक बार बता भी चुका हूं दोस्तों कि मुख में जो स्थान है वो कहां कहां है। जैसे आप लोग सुनते हैं कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धा है, तो कंठ तो लोग जानते हैं, उसके बाद दंत भी जानते हैं, ओष्ठ भी जानते हैं, लेकिन तालु और मूर्धा में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां पर हम लोग पहले उसको समझते हैं दोस्तों कि कहां कहां वो स्थान है, उसके बाद हम लोग उच्चारण स्थान की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए ये है, मान लीजिए एक, चलिए ये है एक मानव, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां देखते हैं कि जो है इसमें मुख में कहां कहां कौन कौन सा स्थान है। देखिए सबसे पहले आप अपने ही मुख पर ध्यान दें अगर, तो सबसे पहले क्या शुरू होता है, ओष्ठ शुरू होता है, ओष्ठ होता है। ओष्ठ के बाद और थोड़ा सा अंदर देखेंगे तो यहां क्या होता है, दंत। क्या होता है, होस्ट के बाद, ओष्ठ के बाद आपके होता है दंत। उसके बाद अगर आगे आप बढ़ेंगे तो दांत किसमें लगे हुए होते हैं, दांत जो लगे हुए होते हैं वो होता है मसूड़ा, मसूड़े जो होते हैं जिन्हें हम मूर्धा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले आपका हुआ होठ, ओष्ठ, उसके बाद दंत, और दंत किससे लगा हुआ है, मसूड़े से। ठीक है, अब मसूड़े से फिर जो शुरू होता है वो आपका है तालु। अंदर आप देखें मसूड़े के बाद जो कर्व के आकार का इस तरह से रहता है वो क्या है, तालु है। तालु के बाद यहां पर थोड़ा सा स्पेस एक रहता है जिसे हम लोग नासिका छिद्र कहते हैं, जहां से नाक का छिद्र होता है, और यहां होता है काकल। अब देखिए उसके बाद जो है शुरू होता है हमारा कंठ, ये जो हमारा है कंठ है। ठीक है दोस्तों, हमारी जिह्वा जो है वो यहां से शुरू होती है और कहां गई रहती है, कंठ में गई रहती है। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग देखते हैं, ये आपका है कंठ, क्या है, कंठ है। कंठ के बाद हमने बताया काकल, और ये है आपका नासिका छिद्र, या इसी को हम कह सकते हैं नासिका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है ये जो आपका है, ये है तालु। क्या है, तालु है। अब तालु के बाद जो यहां पर आता है ये क्या है, हमने बताया कि मसूड़े से तालु लगा रहता है, तो इसे हम कहेंगे मसूड़े या मूर्धा। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, मसूड़े या मूर्धा। फिर ये जो मसूड़े हैं इससे कौन लगा रहता है, दंत या दांत आपका हो गया। और दांत के बाद हमने बताया बाहर की तरफ क्या है, ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, इतना आपके समझ में आया कि देखिए अगर हम सामने से चलते हैं तो पहले ओष्ठ आता है, उसके बाद दंत आता है, फिर दांत से मसूड़े लगे हैं, उसके बाद मसूड़े के जस्ट तुरंत शुरू हो जाता है तालु आपका, तालु के बाद नासिका छिद्र या नासिका है, उसके बाद आपका काकल आता है, और यहीं से आपका नीचे से कंठ शुरू हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आप ये बताइए कि अगर ये एक मनुष्य है, ठीक है, अगर ये एक मनुष्य है तो मनुष्य के विचार जो होते हैं कहां उत्पन्न होते हैं? विचार जो उत्पन्न होते हैं वो मन में उत्पन्न होते हैं, विचार यहां से उत्पन्न होंगे। अब जब विचार उत्पन्न होते हैं तो वही विचार क्या होते हैं? देखिए, जब विचारों को व्यक्त करना होता है तो उसका माध्यम क्या होता है? ये हम भाषा पढ़ा रहे थे, वहां पर बता चुके हैं। उसका माध्यम क्या होता है? भाषा होता है। तो जब उसी भाषा को हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनि। और वो ध्वनि कहां से आती है? यहां से आना शुरू होती है, कंठ से शुरू होती है और होते हुए बाहर की तरफ आती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इन स्थानों का एक क्रम निर्धारित करें, क्या करें? क्रम निर्धारित करें, तो वो किधर से किधर होगा? कंठ से हम शुरू करेंगे और कहां तक आएंगे? ओष्ठ तक आ जाएंगे। कहां से शुरू करेंगे दोस्तों? कंठ से शुरू करेंगे और कहां तक आएंगे? ओष्ठ तक आएंगे। देखिए, अगर उस क्रम में हम चलें, देखिए इन दोनों को अभी छोड़ दीजिए, जो मुख्य मुख्य हैं उन्हीं को हम लेते हैं। तो पहला जो होगा क्या होगा? कंठ। कंठ मतलब जो आपका गला होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो दूसरा आपका आएगा, अगर हम इन दोनों को अभी छोड़ दें तो आपका आएगा दूसरा तालु। तालु आएगा। देखिए फिर से आप एक बार देख लीजिए, ये आपका है कंठ, यहीं से ध्वनि शुरू होती है, उसके बाद आती है, तो देखिए ये है ताल, यहां काकल और नासिका, इन दोनों को अभी हम किनारे रखते हैं। ये है आपका ताल, ठीक है। उसके बाद ताल के बाद शुरू होता है मसूड़ा, सॉरी, हाँ मसूड़े। मसूड़े के बाद लगे होते हैं दांत और दांत के बाद ओष्ठ। तालु के बाद क्या हो गया? देखिए तालु के बाद मसूड़े या मूर्धा। उसके बाद आपका क्या शुरू हुआ? दंत। ये क्रम आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, इसी से आपका उच्चारण स्थान स्पष्ट हो जाएगा। और पांचवा सबसे बाहर क्या हुआ? ओष्ठ। देखिए, अब जब हमारे अंदर से विचार ध्वनि के रूप में बाहर निकलता है तो वो यही क्रम होता है। पहले जो है कंठ, उसके बाद ताल, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत और उसके बाद ओष्ठ। और जब ओष्ठ पर ध्वनि आती है तो वहां से कहां आ जाती है? बाहर, हमारे कानों में। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज आपके समझ में आ गई हो तो हम आगे चलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा उच्चारण स्थान यहीं से निर्धारित होगा, यहीं से आपके समझ में आएगा और आपको बहुत ही स्पष्टतः सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या हुआ? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये हो गए आपके स्थान के नाम। चलिए यही एक चीज और हम समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रहता है तो उस स्थान के नाम पर भी उस व्यक्ति को कोई नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर जो है, देखिए ये कंठ है, ठीक है। कंठ क्या है? एक स्थान है, मुख में एक स्थान है कंठ, एक स्थान है तालु, एक है मूर्धा, एक दंत और एक ओष्ठ, ये स्थान है। और इस स्थान पर जो वर्ण बोले जाएंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा? जैसे अगर कोई हिंदुस्तान में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसका नाम चाहे जो हो, लेकिन सभी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? जो लोग, देखिए चीन में रहने वालों को हम क्या कह देते हैं? चीनी। अब ये मत समझिएगा चाय बनाने वाली चीनी, उसके बाद चीन के लोगों को पकड़ के लाके चाय में डुबो डुबो के चाय पीते हैं आनंद से। तो ये वो वाली चीनी नहीं है जो आप शुगर यूज करते हैं चाय बनाने में, वो वाली चीनी। तो ये वो वाली चीनी नहीं है। ये चीनी मतलब जो चीन में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जो चीन के लोग हैं उनको चीनी कह देते हैं, जापान के लोगों को जापानी कह देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर रहने वाले सभी लोगों को उनके स्थान के आधार पर क्या कहा गया? चीन पे रहते थे तो चीनी, हिंदुस्तान में रहते थे तो हिंदुस्तानी। अब देखिए उसी आधार पर जो वर्ण कंठ से बोले जाएंगे, मतलब गले से निकलेंगे, इनका नाम जो होगा
वो होगा कंठ। क्या होगा? कंठ। या आप कहें कंठ वर्ण, जो गले मतलब कंठ से बोले जाएंगे उनको हम कहेंगे कंठ। जो ताल से बोले जाएंगे उनको हम कहेंगे तालव्य। क्या कहेंगे? उन वर्णों का हम एक संयुक्त नाम दे देंगे तालव्य। जो मूर्धा से बोले जाएंगे या मसूड़े से बोले जाएंगे उनको हम कह देंगे मूर्धन्य। जो दांत से बोले जाएंगे, मतलब अभी हम बता रहे हैं दांत से का क्या मतलब है, दांत से तो बोला नहीं जाता है, और जो होंठ से बोले जाएंगे उनको हम कहेंगे ओठ से ओष्ठ। क्या हो जाएंगे? उनका नाम हो जाएगा ओष्ठ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने लिखा है ओष्ठ, ना कि ओष्ठ केवल लिखा, हमने लिखा ओष्ठ। जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है उनको हम कहते हैं ओष्ठ। अब देखिए, एक प्रश्न आया था कि जो जब उच्चारण के समय जिह्वा दांत को स्पर्श करती है तो उसे कौन सा वर्ण कहा जाता है, उनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, उन वर्णों का नाम क्या होता है? टीईटी 2020 का प्रश्न है कि जब किसी वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांत को छूती है तो उसका नाम क्या होगा, उन वर्णों का नाम क्या होगा? तो बहुत से मित्रों को यह समझ में आएगा कि दंत जिह्वा कह देंगे, लेकिन नहीं, दंत जिह्वा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो स्पर्श के आधार पर विभाजन किया गया है तो उसमें कैसे होता है, जिह्वा जो हमारी होती है वही जहां जहां स्पर्श करती है उसी के आधार पर नाम दे दिया गया। मतलब जब जिह्वा कंठ में गई है वहां पर दबाव पड़ता है तो कंठ, जिह्वा ताल से स्पर्श करती है तो उसे ताल या तालव्य कह दिया गया। उस स्थान को ताल और उन वर्णों को तालव्य कह दिया गया। हमने कहा स्थान, जब उस स्थान से वर्ण बोले जाएंगे तो उनका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कंठ से बोले गए कंठ, जो ताल से बोले गए तालव्य। अर्थात जिह्वा ताल से स्पर्श करेगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तालव्य। जिह्वा मूर्धा से स्पर्श करेगी तो मूर्धन्य, जिह्वा दांत से स्पर्श करेगी तो दंत, और ओष्ठ में जिह्वा स्पर्श नहीं करती है, ओष्ठ में पूरा का पूरा योगदान ओष्ठ का रहता है। जैसे जब वृत्तमुखी अवृत्तमुखी हमने बताया था तो हमने कहा ओ, तो जिह्वा कहीं स्पर्श नहीं करती है, ओ औ कहीं स्पर्श नहीं करती है, ऊ कहीं स्पर्श नहीं होगा। तो यहां जिह्वा का योगदान तो नहीं है लेकिन अंदर तो रहता ही है, वो स्पर्श कहीं नहीं करती है, लेकिन बाकी जगहों में जिह्वा स्पर्श करती है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि यदि जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है तो उन वर्णों को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? मूर्धन्य। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये टीईटी 2020 में पूछा जा चुका है। चलिए, इतना आपके समझ में आ गया हो आप नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे अब हमको सीखना है कि इनको कैसे कैसे किन किन उच्चारण स्थान पर रखेंगे। देखिए, एक सूत्र संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है दोस्तों, उन सूत्र को यहां पर हिंदी में थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण माना गया है। अभी हम बता दे रहे हैं कहां पर त्रुटिपूर्ण है। देखिए, अभी जब हम शुरू करेंगे तो बता देंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो हम वो सूत्र भी आपको बता देंगे। ठीक है, पहले हिंदी वाला आप पढ़ लीजिए, फिर संस्कृत का सूत्र भी बता देंगे। थोड़ा सा ही अंतर आता है, अगर सूत्र आपको याद हो जाएंगे तो आप ये वर्गीकरण आराम से कर ले जाएंगे। अगर सूत्र नहीं याद है उस स्थिति में भी हम यहां पर बता दे रहे हैं आपको, तो उससे आपको याद हो जाएगा, इतना तो तय है। चलिए, अब देखिए, उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए हम लोग एक सारणी बना लेते हैं और उस सारणी के आधार पर हम पूरा याद करेंगे। अब उस सारणी में हम लोग किन किन चीजों को रखेंगे, देखिए, ये हमारी रहेगी, थोड़ा सा उधर बनाते हैं ताकि लिखने में भी जगह मिल जाए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। कभी भी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई जिसमें हिंदी व्याकरण हो और उच्चारण स्थान या वर्णमाला से प्रश्न नहीं बने हों। तो ध्यान रखिए और बहुत ही मन लगाकर देखिए। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्रम संख्या। क्रम संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 हम डाल देंगे। ठीक है,
उसके बाद वाली लाइन में हम लिखेंगे, देखिए अब इस वाली लाइन में हम लिख देते हैं, क्रम संख्या हो गया। अब लिख दे रहे हैं कि कौन से वर्ण आएंगे इसमें, ठीक है, कौन कौन से वर्ण उस श्रेणी में आएंगे। उसके बाद जो है वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या लिख देंगे, उच्चारण स्थान। ध्यान रखिएगा हमने लिखा है उच्चारण स्थान, और इस उच्चारण स्थान के आधार पर उनका नाम क्या होगा। जैसे हमने बताया अगर कंठ है तो कंठ हो जाएगा, दंत है तो दंत हो जाएगा, उस हिसाब से उनका नाम क्या होगा। चलिए अब हम लोग यहां पर शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले वर्णमाला जब आपने शुरू किया तो कहां से शुरू किया, स्वर से। ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत ही विधिवत। जो लोग, जो नए दोस्त हमारे जुड़े हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इसकी सूचनाएं मिलती रहे, जितनी भी वीडियोस नई नई आती है इस पे। जो लोग अभी नए हैं वो पीछे जाकर चैनल को सर्च करके पीछे जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। देखिए री के बाद क्या है, ए आई ओ औ। देखिए दोस्तों, और आता है अंग अहा। अंग अहा को स्वर नहीं गिना जाता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए अंग अहा। देखिए यहां पर हमने आपको ये दो वर्ण जब वृत्तमुखी अवृत्तमुखी पढ़ा रहे थे तो वहां पर ओष्ठ के आधार पर हमने बताया था। इन दो वर्णों को आप याद रखिएगा, इनका अभी इनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अब शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए वर्ग आपने कौन कौन से पढ़े थे, क वर्ग, कितने वर्ग पढ़े थे आपने, जल्दी बताइए, क वर्ग कितने वर्ग पढ़े थे आपने, कमेंट में जाकर जल्दी कमेंट करिए। एक मिनट, ये क्या लिख रहे हैं, कितने वर्ग आपने पढ़े थे, जल्दी जल्दी कमेंट में जाकर बताइए जल्दी। चलिए आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही। कितने हमने पढ़े थे, 5 वर्ग हमने पढ़े थे। कितने वर्ग पढ़े थे, 5। देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इनका जो है बंटवारा कैसे करना है। इसके बाद जो था उसको हम अलग अलग लिख दे रहे हैं, य र ल व अंतस्थ थे, और क्या था ऊष्म में, क्या था बड़ा सा जिसको आप कहते हैं श, स और हा। हमने इनका नाम बताया था, इसको कहते हैं तालव्य सा, इसको कहते हैं मूर्धन्य सा, इसको कहते हैं दंत सा। इसी का बंटवारा अभी यहां पता चल जाएगा, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इन सा को तालव्य दंत मूर्ध क्यों कहते हैं, मूर्धन्य क्यों कहते हैं। देखिए अब पहला वाला हमने वो क्रम आप याद रखिएगा जो हमने बताया था, कंठ का, कंठ के बाद क्या था तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद ओष्ठ। ये याद रखिएगा आप। चलिए अब पहले वाले में हम लिखते हैं, पहले स्वरों का एक जोड़ा, स्वर में से पहला वाला जोड़ा उठा लेते हैं, अ और आ। ठीक है दोस्तों, पहला जोड़ा उठा लिया और वर्गों में से पहला वर्ग ले लिया। क्या ले लिया, वर्गों में से पहला वर्ग ले लिया। ये हो गया आपका पहला। अब इसमें एक चीज और जोड़ी जाती है, जब हमने आपको अयोगवाह बताया था तो उसमें एक विसर्ग भी था, तो यहां हम लोग विसर्ग भी लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए संस्कृत में क्या था, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो वहां पर आ था, क वर्ग था, वहां पे हा को भी कंठ ही माना जाता है, उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। लेकिन हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो हा का उच्चारण स्थान कंठ न मानकर स्वर यंत्र माना जाता है, जिसके बारे में अभी हम आगे बताएंगे। तो हा को हम छोड़ देते हैं संस्कृत के सूत्र के हिसाब से। अगर आप संस्कृत का सूत्र याद किए हैं तो हिंदी में हा को उसमें कंठ में नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका उच्चारण स्थान हमने बताया था, पहले नंबर पर कंठ, उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका कंठ।
अब जिनका उच्चारण स्थान कंठ होगा उनका नाम क्या रखेंगे हम? कंठ्य। ठीक है दोस्तों, क्या रखेंगे? कंठ्य। ये आपका पहला वाला हो गया स्पष्ट। ध्यान रखिएगा, हमने स्वर में से एक जोड़ा उठा लिया है, पहला वाला वर्ग उठा लिया है, और उसके बाद हमने बताया कि विसर्ग भी इसी में आता है। ठीक है दोस्तों, अब आप चाहें तो उच्चारण करके इसका देख सकते हैं। जैसे अ, देखिए गले में ही पूरा का पूरा कंपन, अ, क बाहर की तरफ है क। ठीक है, गले पे ही झंझनाहट कंपन जो भी होता है सब गले पे ही है, दबाव गले पे ही बनता है। तो क और यहीं पर होता है, इनको हम कहते हैं कंठ, और इनका नाम जो है कंठ है। अब हम आते हैं दूसरे पर। ठीक है दोस्तों, पहला ग्रुप हमने ले लिया है, अब हम ले लेते हैं दूसरा वाला ग्रुप, ई और ई का। ठीक है, और एक वर्ग भी हम ले चुके हैं, का वर्ग। का वर्ग को हमने किसमें ले लिया? कंठ में। ये पूरे हो गए कंठ है। अब हम ले लेते हैं दूसरा च वर्ग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर दो लोग और हैं, एक है अंतस्थ और एक है ऊष्म। ये दोनों ग्रुप जो हैं वो पहली बार में देख रहे थे कि क्या हमको लिया जाता है। पता चला भैया छूट गए, वो टिकट नहीं मिला उनको पार्टी से। अब जब दूसरी पार्टी आई तो उसके पास ये गए कि भैया वहां पर नहीं मिला, अब क्या करें, आप तो शामिल कर लीजिए। इस पार्टी ने कहा कि भैया हम चारों लोगों को तो नहीं रख सकते, चारों चारों लोगों को, एक एक लोगों को हम दे सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, पहले वाले को भी दे दीजिए और इसमें से पहले वालों को दे दीजिए। तो इस वाले ग्रुप में अंतस्थ में से या को ले लिया गया और ऊष्म में से शा को ले लिया गया। किसको किसको ले लिया गया? ई को, देखिए दोनों ई को ले लिया गया, ये तो थे ही, चा वर्ग था। अब जो है अंतस्थ का या और ऊष्म का श, इसको ले लिया गया। अब हमने बताया था कंठ के बाद जो दूसरा वाला था उसको क्या कहते थे? तालु। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहे थे? तालु। अब देखिए वो तो हमने मिटा दिया, फिर भी यहां पर देख लीजिए, जैसे इस तरह से हमने बनाया था। ठीक है दोस्तों, और यहां पर देखिए ये आपका है ओष्ठ, ये आपका है दंत। ठीक है, ये आपका है दंत, यहीं से आपका है मसूड़ा, मूर्धा, और ये आपका ताल, और यहां जो है आपका कंठ। तो ध्यान रखिएगा, देखिए पहले आया कंठ, उसके बाद क्या आया? ताल। कंठ के बाद ताल, अब ये आएगा मूर्धा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है दंत और उसके बाद है आपका ओष्ठ। ठीक है, चलिए तालु आया। जो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है उनको हम क्या नाम देते हैं? तालव्य। ठीक है दोस्तों, टीईटी 2021 जो परीक्षा आपकी 23 जनवरी को हुई है उसमें यह नाम पूछा गया था कि शा का क्या नाम है, शा का उच्चारण स्थान के आधार पर नाम, या इस वाले शा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इस वाले शा को हमने कह दिया तालव्य शा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, और जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है उनका नाम क्या होता है? तालव्य। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले ग्रुप पर हम चलते हैं, क्रम संख्या 3 में देखते हैं कि क्या है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जो ऊ है ये वृत्तमुखी है, इनका जो है उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि अब हम किस पे आने वाले हैं? तालु के बाद मूर्धा पर आने वाले हैं, और ऊ को तो हम जान रहे हैं कि ओष्ठ में ही लिखा जाएगा। तो यहां पर ऊ को छोड़कर हम अगले वाले वर्ड को ले लेते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया री को। अब समूह में आ जाइए, ये वाला आपने देख लिया तालव्य है। क्या है? तालव्य है। तो हम ट वर्ग पर आ जाते हैं, इस ट वर्ग को यहां रख देते हैं।
कौन सा वर्ग? टा वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब टा वर्ग के बाद फिर से अंतस्थ और ऊष्म की बारी आई, जैसा कि इनसे वादा किया ही गया था कि एक एक लोगों को टिकट मिलेगा। तो अब किसकी बारी है? यहां पर रा की और यहां पर श की, खसकोट वाला सा जो आप बोलते हैं उसकी बारी है। तो यहां पर हमने ले लिया रा और यहां पर ले लिया खसकोट वाला। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं यहां पर, कंठ हो गया आपका, कंठ ताल हो गया। अब किसकी बारी? तीसरे नंबर पर मूर्धा। चलिए, तीसरे नंबर पर मूर्धा आ गया। और जो वर्ण मूर्धा स्थान से उच्चारित होते हैं, जिह्वा मूर्धा पर स्पर्श करती है, उनको हम कौन से वर्ण बोलते हैं? मूर्धन्य। ठीक है दोस्तों, कौन से वर्ण बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न टेट 2020 में पूछा जा चुका है, हमने बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर पर। अब किसकी बारी है? अगर आप यहां पर देखें तो मूर्धा के बाद कौन आता है? दंत आता है। तो अब हमारी बारी है किसकी? दंत की। देखिए दोस्तों, संस्कृत में अभी इन लोगों को, इनको अभी किनारे करना है। ठीक है, री के बाद जो संस्कृत में स्वर आता है वो आता है ली। क्या आता है? ली। आप चाहें तो ली यहां लिख सकते हैं। री के बाद कौन आ गया? ली आ गया। इन लोगों का स्थान अलग से निर्धारित किया गया उच्चारण के आधार पर। देखिए, टा वर्ग आपका किसमें आ गया? मूर्धा। और इसे क्या कहा गया? मूर्धन्य। पूरा टा वर्ग कैसा हो गया? मूर्धन्य। अब हम चलते हैं, ली हो गया हमारा। ली के बाद देखिए कितने वर्ग हो गए? 3 हो गए। अब नंबर किस वर्ग का है? चौथे का, ट वर्ग। तो हमने यहां लिख दिया ट वर्ग पूरा। ठीक है दोस्तों, फिर से वहीं आते हैं, टिकट बांटना है अंतस्थ और ऊष्म में। तो अब की बार इनकी और इनकी बारी आ गई। तो क्या लिखेंगे? ल और स। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस वाले सा को हमने तालव्य कहा था क्योंकि ये तालु से उच्चारित होता है। इस वाले को क्या कहेंगे? मूर्धा से उच्चारित होने की वजह से इस वाले को मूर्धन्य सा कहेंगे। कौन सा सा? मूर्धन्य। जब इसका उच्चारण आप करेंगे तो स, मूर्धा जहां है आपका, हवा जो है ये ऊष्म है। तो आप समझ रहे हैं कि जिह्वा पूरा स्पर्श नहीं करेगी, एकदम नजदीक होगी लेकिन बीच में वायु घर्षण करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे कौन सा कहा गया? मूर्धन्य। ठीक है, अब आगे चलिए, ता वर्ग में ल और स भी आ गए। ध्यान से, अब इनको, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत। उच्चारण स्थान दंत हो गया, तो इनका नाम क्या होगा? दंत्य। क्या नाम होगा? दंत्य। यहां तक हम लोग समझ गए। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, यह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग आते हैं अगले पर, क्रम संख्या 5। अब नंबर किसका आने वाला है? ओष्ठ का। ठीक है दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया था कि इसमें उ और उ दोनों आएंगे ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर आ गए। अब देखिए कौन सा वर्ग बचा है? ये ता वर्ग तो कहां चला गया? दंत्य में। अब आपके पास बचा प वर्ग, तो हमने यहां लिख दिया प वर्ग। ठीक है, देखिए जब वर्गों की बात होगी तो वर्गों में आपका पूरा सीधे सीधे स्पष्ट है, इसीलिए हमने एक क्रम आपको बताया कि जो विचार भाषा का रूप लेते हैं तो अंदर से बाहर की ओर किस क्रम में आते हैं। तो ये क्रम आपका हो गया, ये क्रम हो गया आपका। तो ध्यान रखिएगा, और ये जो है वर्गों के क्रम में ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो ये हो गया पा वर्ग आपका। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या बचा? व और हा बचा है, लेकिन अब इनको यहां से टिकट मिलना बंद हो गया। इन्होंने अपना निर्दलीय बना लिया। क्या बना लिया? निर्दलीय बना लिया। अब जो है इनको यहां से भी टिकट नहीं मिला। अब ये निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, निर्दलीय अपना अलग से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ये उ और प वर्ग, इसमें जो है केवल और केवल यही तीनों को ही हम शामिल कर देते हैं और इनको हम क्या नाम दे दिए? इनका स्थान क्या हो गया? ओष्ठ। अगर इनका स्थान ओष्ठ है तो इनका नाम क्या देंगे? ओष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, ओष्ठ नाम देंगे। तो ध्यान से देखिएगा,
तो देखिए आपने देख लिया जो है, ये आपका हो गया ओष्ठ तक हम लोग पहुंच गए, ओष्ठ वर्णों तक हम लोग पहुंच गए। अब देखिए इसके आगे का विभाजन क्या होता है, इनको हम 10 बिंदुओं में पढ़ने वाले हैं। कितने बिंदुओं में? 10 बिंदुओं में। अब देखिए एक एक चीज आपकी यहां स्पष्ट होने वाली है, कोई भी चीज गलत आपकी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने किन किन को पढ़ लिया है। देखिए पावर्ग किसमें चला गया? ओष्ठ में। इतना पहले आप लोग नोट कर लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, हमने बताया है केवल इन दोनों को आपने छोड़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन छूटे हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज और छूट गई है, नहीं कोई नहीं छूटा। देखिए तीनों सा की बात आती है तो ये वाला सा जो है किसमें आ गया? दंत में आ गया, तो इसको हम कहते हैं दंत सा। कौन सा सा कहते हैं? दंत सा। चलिए यहां देखिए हमने पूरा वर्ग पढ़ लिया, पूरे वर्गों को जान लिया कहां कहां है। स्वरों में इन पूरे स्वरों को जान लिया, विसर्ग को जान लिया, और ऊष्म और अंतस्थ में से शुरू के तीन तीन वर्णों को जान लिया। अब आपके पास बचे कौन कौन से हैं? देखिए आपके पास बचा है ये 4 वर्ण स्वर में, और एक अंगा जिसको अनुस्वार आप कहते हैं। उसके बाद आपके 2 व और ह, ये बचे हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और जो हमारे पास बचे हैं हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए आपके पास ये सब बचे हैं और व और ह। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ए और ऐ को। हमने बताया था कि ये चारों जो हैं ये संयुक्त स्वर हैं। क्या है? संयुक्त स्वर हैं, मतलब दो स्वरों के मेल से, दो विभिन्न स्वरों, अलग अलग स्वरों के मेल से बने हैं संयुक्त स्वर। तो ए को अगर हम देखें तो ये किस किस से मिलकर बना है? ये बना है आ और ई से। ठीक है दोस्तों, आ और ई से। किससे किससे मिलकर बना है? आ और ई से। अगर हम ए और ऐ जिसको बोलते, ठीक है, इनकी बात करें तो किससे किससे मिलकर बने हैं? अ और ई से। संधि में ये अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए अब अ का उच्चारण स्थान आप जानते हैं क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान आपने देख लिया है, तालु। अब बताइए इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? जल्दी बताएं आप लोग। उच्चारण स्थान कंठ और तालु का योग क्या होगा? कंठ और तालु का योग। कंठ और तालु का योग। कंठ और तालु के योग को हम क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। क्योंकि कंठ के जो वर्ण है उनको कंठ और तालु वाले का नाम तालव्य, तो कंठ तालव्य नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? कंठ तालव्य। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। कंठ तालव्य क्यों कहा गया? क्योंकि ए जो बना है वो आ और ई से मिलकर बना है। आ और ई से मिलकर बने होने के कारण अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, दोनों का योग करके इसका उच्चारण स्थान बनेगा। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना अति आवश्यक है। कंठ और तालु आपका हो गया। अब अगले पे चलते हैं। ओ पर देखिए, ओ और औ। ओ है और औ है। देखिए ओ और औ। ओ और औ के बारे में अगर हम देखें, इनका विच्छेद करें तो ओ को हम लिख सकते हैं आ और ऊ। क्या लिखेंगे? आ और ऊ के मेल से बनते हैं संयुक्त स्वर। जब बता रहे थे तो वहां पर भी बताया था, संधि में बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हम ये। तो देखिए आ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान अभी आपने पढ़ा है ओष्ठ वाले में, ओष्ठ। तो अब अगर हम उच्चारण स्थान की चर्चा करें तो क्या क्या हो जाएगा? कंठ
और योग ओष्ठ। क्यों हुआ कंठ और ओष्ठ? क्योंकि जो आ बना है, ये ओ जो बना है वो आ और ई, सॉरी, आ और ऊ के योग से बना है। किसके योग से? आ और ऊ के योग से। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का ओष्ठ, तो क्या हो गए ये मिलकर? कंठ और ओष्ठ मिलकर हो गए। इसका हमने क्या देखा था? आ और ई। देखिए, अब जब कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थान हुआ तो इनका नाम क्या हम देंगे? देख लीजिए ध्यान से। कंठ और ओष्ठ को मिलाकर कंठ्योष्ठ नाम देंगे, क्योंकि कंठ का कंठ, ओष्ठ का ओष्ठ, तो दोनों मिलाकर क्या हो गए? कंठ्योष्ठ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण। इतना जितना हम लोगों ने पढ़ा सभी महत्वपूर्ण, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, हमने इन पे भी चर्चा कर ली, अब ये भी खत्म। अब क्या बचा आपके पास? अभी आपके पास तीन बचे हैं। देखिए, एक है न, और एक है व, और एक है ह। तो अब हम न पर चर्चा करते हैं। ठीक है, न। अब देखिए, जब हम न पढ़ा रहे थे आपको अयोग वाह में, तो हमने बताया था कि ये क्या होता है? अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। और अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है नासिका। अभी जो नासिका हमने बताया, नासिका छिद्र से वायु निकलती है। जब भी आप कहिए न, देखिए नाक में झंझनाहट होती है, कंपन महसूस होता है, हवा जो होता है काकल और तालु के बीच में जो नासिका छिद्र है वहां से बाहर निकलती है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या कर दिया गया है? नासिका। और जब नासिक के हम बता रहे थे प्रयत्न विधि के आधार पर, उच्चारण विधि के आधार पर, तो हमने कहा था कि सभी वर्गों के जो पंचमाक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? नासिक्य होते हैं। उनका उच्चारण करने में आपको नासिका का सहारा लेना पड़ता है, वहां से वायु बाहर निकलती है। तो यहाँ अंगा को देख लेते हैं, तो क्या है? नासिका। और जो नासिका से उच्चारण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनका नाम हो जाता है नासिक्य। अब दो चीजें, अगर आपसे पूछता है कि उच्चारण स्थान बताइए, तो नासिका। और उच्चारण स्थान वाला नाम पूछ लेगा तो नासिक्य। या पूछेगा कौन से वर्ण हैं, तो नासिक्य वर्ण हैं। कंठ है, तालव्य है, ये ऐसा नहीं होगा कि वो कंठ है, आकंठ नहीं है, कंठ है। कंठ से बोला जाता है। जो है चा जो है वो ताल नहीं है, क्योंकि वो तो स्थान है। चा कैसा है? तालव्य है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अंगा की बात हो गई, अनुस्वार। अब हम लोग आते हैं व पर। अंतस्थ का अंतिम और ऊष्म का अंतिम व और ह हमने छोड़ रखा था। अब हम चर्चा करने वाले हैं व पर, कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है। जब संस्कृत वाला सूत्र पढ़ते हैं तो वकारस्य दंतोष्ठ, जो वकार होता है वो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। और अगर आप कहें व व जिह्वा कहीं नहीं छू रही है, ये अर्धस्वर भी इसीलिए कहे जाते हैं कि जिह्वा कहीं भी स्पर्श नहीं करती है, लेकिन जो और हवा जो है अबाध रूप से बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। अब देखिए, व का उच्चारण स्थान कैसे? दंत और ओष्ठ का जब आप व उच्चारित करते हैं तो होठ तो गोल होते ही है, लेकिन उनका दबाव किस पे पड़ता है? दांत पर पड़ता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? व। देखिए, ओष्ठ हुआ, दंत हुआ और ओष्ठ, दो स्थानों से ये उच्चारित हुआ, दंत और ओष्ठ से। अब देखिए, दंत और ओष्ठ, दंत से जो उच्चारित होते हैं उनको क्या कहते हैं? दंत्य। और ओष्ठ से जो उच्चारित होते हैं उनको क्या कहते हैं? ओष्ठ। तो इनको जब मिलाएंगे, जैसे ये कंठ्योष्ठ हुआ था, वैसे ये हो जाएंगे दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ, ध्यान से लिखिएगा दोस्तों, दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ ध्यान से लिखिएगा और शुद्ध लिखिएगा। ठीक है, ये बात हो गई व की। अभी हमारे पास बचा है ह, ऊष्म का अंतिम वाला ह। क्या है? ह। अब ह का उच्चारण स्थान संस्कृत में क्या मान लिया जाता है?
कंठ। लेकिन हिंदी में जो माना गया है, देखिए यहां पर गले और काकल के बीच में एक जगह होती है स्वर यंत्र, एक स्थान होता है स्वर यंत्र। जब ह आप बोलेंगे ह, गले पे आपके दबाव नहीं पड़ता है जैसे क में पड़ता है। क बोलिए और ह बोलिए, देखिए दोनों में अंतर है। वहां पर ऐसा लगता है कि कुछ स्थान है और वहीं पर हवा घूम रही है, इसीलिए इसका जो उच्चारण स्थान बोला जाता है उसे कहते हैं स्वर यंत्र। इसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्र हो गया। अब देखिए इसका नाम जो होता है उसको जानने की आवश्यकता है कि इसके नाम को हम क्या कहते हैं। तो हा का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र और इसका जो नाम होता है वो होता है अलिजिह्वा। अलिजिह्वा क्या होता है? अलिजिह्वा। तो ह का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र और उच्चारण स्थान के आधार पर क्या हो जाएगा? अलिजिह्वा। अगर आपसे पूछे कि हाँ कैसा वर्ड है तो आप बताएंगे अलिजिह्वा। इसका उच्चारण स्थान पूछेगा तो स्वर यंत्र। ये चीजें आपने देख ली दोस्तों। इतना तो मुझे विश्वास है कि आपको सब याद हो गया होगा और आप इसका बंटवारा बड़े आसानी से कर लेंगे। देखिए वर्गों में कुछ एकदम आसान आसान था, सारे वर्ग एक साथ और जो हमने क्रम बताया वो एक साथ कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जो आपके स्वर छूटे हैं स्वर भी क्रम से हमने बता दिया। ऊ का पहले से आपको जानकारी थी, आपको पता था वो किसका है, ओष्ठ का है, तो ओ को छोड़ के बीच में बाकी आगे बढ़ गए आप। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इतना निकल गया आपका। ए आई ओ औ आपके बच्चे थे। ए आई ओ औ का हमने बता दिया संधि विच्छेद के आधार पर कैसे होंगे, ये किस तरह से और किस वर्ग में जाएंगे, कौन सा इनका उच्चारण स्थान होगा। आपके पास न बचा था, इसको तो हम पहले ही बता चुके थे नासिक क्या होता है। और देखिए यहाँ पर इसका भी आप ध्यान दीजिएगा, जो न होता है उसको उसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? नाक से, तो उसको नासिका और उच्चारण के नाम पर, उच्चारण के आधार पर नाम नासिक हो गया। अब बचे थे व और ह, इनका एक अलग से होता है, तो इसको आप अलग से याद जरूर रखिएगा कि इसका पूछा गया है। व का बार बार पूछा जाता है, व दो संदर्भ में पूछा जाता है, अर्धस्वर में और उच्चारण स्थान में। अर्धस्वर आपके य और व दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आज आपके लिए एक प्रश्न है कि हिंदी के पाणिनि कौन कहे जाते हैं? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? पाणिनि जी का नाम व्याकरण में बहुत ऊंचे स्थान पर रखा गया। संस्कृत व्याकरण के जनक हैं महर्षि पाणिनि। तो हिंदी में महर्षि पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी व्याकरण के संदर्भ में महर्षि पाणिनि किसे कहा जाता है? दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी ही आप लोगों के लिए अन्य क्लासें भी शुरू करने का विचार चल रहा है। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ एक एजुकेटर जुड़े हैं, आशेंद्र पटेल जी जुड़े हैं, और वो आपके लिए धीरे धीरे करंट प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे द्वारा आपको करंट अफेयर्स, सुपर टेट और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए कुछ ही दिनों में शुरू कर दी जाएंगी और वो आपको साप्ताहिक प्राप्त होंगी। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा गणित या जीएस की कुछ और क्लासें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी सप्ताह में कुछ दिन। ठीक है दोस्तों, बाकी आप जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी सूचनाएं वहां पर मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।